खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे मफरूल मेहुल चौकसी की। मफरूल मेहुल चौकसी के मामले पर कल डोमिनिका कोर्ट में समाअत है। सुनवाई से पहले हिंदुस्तान की जांच एजेंसी ईडी की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में अपील की गई है कि थर्ड पार्टी के तौर पर भारत को भी सुनवाई में शामिल किया जाए। मेहुल चौकसी के मामले में अब एंटीगुआ और डोमिनिका के वज़राए आज़म एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वाज़ेह हो कि मेहुल चौकसी पर मुल्क का तकरीबन 13,000 रुपए लेकर फरार होने का इल्जाम है। तो आपको बता दें, मफरूल मेहुल चौकसी के मामले पर डोमिनिका कोर्ट में कल समाअत होनी है। सुनवाई से पहले हिंदुस्तान की जांच एजेंसी यानी ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से भी अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें अर्जी में यह अपील की गई है कि थर्ड पार्टी के तौर पर भारत को भी मफरूल मेहुल चौकसी की सुनवाई में शामिल किया जाए। हालांकि मेहुल चौकसी के मामले पर अब एंटीगुआ और डोमिनिका के वज़राए आज़म एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि जो डोमिनिका के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा था कि मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान भेजने पर हिंदुस्तान की हुकूमत से बात चल रही है, लेकिन अब इस मामले में डोमिनिका और एंटीगुआ की हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं और अब इस मामले को लेकर कल सुनवाई होनी है, जिसमें भारत ने भी अर्जी लगाई है कि उसको थर्ड पार्टी के तौर पर शामिल किया जाए। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी पर मुल्क का तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का इल्जाम है। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में दाखिल कराया गया है। उन्हें पोस्ट कोविड पेचीदगियों की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजीर तालीम अप्रैल में कोरोना से मुतासिर हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी। कामयाब इलाज के बाद ठीक होकर घर आ गए थे। तो आपको बता दें, वज़ीर तालीम आगे बढ़ेंगे। 3 हमसाया मुल्कों के गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीनों की शहरियत की दरख्वास्त तलब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इंडियन मुस्लिम लीग ने वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाज़ेह हो के नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीनों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकेगी, जिसके तहत हिंदू, सिख, जैन, पारसी और मसीही अफराद इंडिया की शहरियत के लिए अहल होंगे, जो मुल्क में गैर कानूनी तरीकों से दाखिल हुए थे। मुस्लिम एनजीओ नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में होम मिनिस्ट्री के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है, जिस नोटिफिकेशन में होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में यह आदेश दिया था कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तमाम जो नॉन हिंदू रिफ्यूजी हैं वो अपने सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि ये आदेश 13 जिलों के लिए फिलहाल गृह मंत्रालय ने जारी किया है और इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन पर तत्काल रोक लगाए। देखना बेहद अहम होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भोपाल से ये बड़ी खबर है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सरकार की हिदायत के बाद भी हड़ताल जारी है जूनियर डॉक्टर्स की। भोपाल में इकट्ठा हुए 5 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर जूनियर डॉक्टरों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुशाहरे में 24% इजाफे की मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। बीमार पड़ने पर
बेड रिजर्व करने की भी मांग की जा रही है। तो लगातार मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। 6 मुतालबात लेकर वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं। उनके 6 मुतालबात हैं। हालांकि जो पेशरफ्त है इस मामले में, हुकूमत ने 4 मुतालबात को पूरा करने की बात कही है, लेकिन कोई रिटर्न उसमें तस्दीक नहीं की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी बात कही है वो ऐलानिया तौर पर की गई है। कल से ये हड़ताल शुरू की गई थी डॉक्टर्स की, जिसमें उन्होंने इससे पहले भी जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है, जिसमें हुकूमत ने बातचीत करके उनकी हड़ताल को रद्द कराने की बात कही थी और हड़ताल खत्म कर दी गई थी। इस तरह से हड़ताल करना मरीजों को ब्लैकमेलिंग करने जैसा है। हमने लगातार जूनियर डॉक्टर्स के हित में अनेक निर्णय लिए। हमने उनको बीमा से जोड़ा, हमने उनके स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय लिया, हमने उनकी 6 मांगों में से 4 मांगे अक्षरशः मान ली। उसके बाद भी हठधर्मिता ये ठीक नहीं है। इस समय जब सही मायने में डॉक्टर्स की मरीजों को जरूरत है, इस आपदा में, इस महामारी में पूरी दुनिया जनता की सेवा करने में लगी है, और वो जूनियर डॉक्टर जिनके सामने भविष्य में आगे आकर मध्य प्रदेश और देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बीड़ा उठाने का जिम्मा है, वो इतनी गैर जिम्मेदारी करके ये हड़ताल पर जा रहे हैं। ये सर्वथा अनुचित है। हमने उनकी मांगे मानी है। हम 70-70 हजार, 65-65 हजार रुपए महीना उनको दे रहे हैं। स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ उनको स्टाइपेंड भी हम दे रहे हैं, परंतु इस तरह से हठधर्मिता ठीक नहीं है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, कल भी हमने इस मामले पर बातचीत की थी, तो कल से लेकर आज तक इस मामले में क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, तफसील से बताइएगा। साहिबा, पेशरफ्त कोई नई नहीं हुई है। हुकूमत ने जो अपना ज़बानी ऐलान किया था, उसी ज़बानी ऐलान को आज फिर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने रिपीट किया है, और एक तरह से जूनियर डॉक्टरों को उन्होंने इंतबाह देते हुए काम पर लौटने की बात कही है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह की जो है ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं पर जूनियर डॉक्टरों ने अभी थोड़ी देर पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज पर एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत जो बातें कर रही है वो सिर्फ ज़बानी बातें कर रही है, लेकिन अभी तक उनको तहरीरी तौर पर कुछ नहीं मिला है, और वे चाहते हैं कि हुकूमत जो बातें कर रही है वो तहरीर में लिख कर दिया जाए, तो वो अपने काम पर वापस आ जाएंगे। जहाँ पर कल जूनियर डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश में इमरजेंसी सर्विसेज को बंद करके अपनी हड़ताल शुरू की थी, आज उन्होंने कोविड मरीजों का इलाज भी बंद कर दिया। इस तरह से दोनों की लड़ाई में अगर देखा जाए तो नुकसान मरीजों को हो रहा है, और इस तरह की शिद्दत पसंदी से और मध्य प्रदेश में तिब्बी खदमात मुतासिर हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर कमलनाथ ने भी ट्वीट करके इस मामले को जल्द से जल्द हल करने का मुतालबा किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मेहताब आलम, हुकूमत ने 4 मुतालबात मानने की बात कही है, तो ऐसे में ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इनको किस बात का डर सता रहा है कि ये अपनी हड़ताल को खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर कोविड मरीजों पर पड़ रहा है। क्योंकि इसमें जो हमारी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य से बात हुई, उनका कहना है कि हुकूमत स्टाइपेंड को लेकर जिस काम की बात कर रही है, महकमा मालियात ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। इनका कहना है कि जिस मामले पर ऑब्जेक्शन लग गया है, पहले हुकूमत ये बताए कि ऑब्जेक्शन किन बुनियादों पर लगाया गया है, क्योंकि हमने 24% जो एरियर की बात की है और सालाना जो है 6% जो है स्टाइपेंड में इजाफे की जो बात की है वो, और फिर हमारे जो अगर कोविड के मरीजों के इलाज करने के दौरान जूनियर डॉक्टर बीमार होते हैं तो उनके लिए अलग से जो इलाज की जो हमने मांग की है उस पर हुकूमत तहरीरी तौर पर नहीं दे रही है। हुकूमत ये कह रही है ज़बानी तौर पर कि हमने तमाम ऐलान जो 6 में से 4 ऐलानात को हमने मंजूर कर लिया है। अगर वो मंजूर कर लिया है तो हुकूमत को तहरीरी तौर पर लिख के देने में किया जाता है, और हुकूमत को चाहिए कि अगर उसकी नीयत साफ है तो उसको लिख कर दे देना चाहिए, ताकि मरीजों को भी नुकसान न हो और तमाम जूनियर डॉक्टर अपने काम पर लौट आए। वहीं पर जो यहाँ पर इंटर्न डॉक्टर हैं और MBBS के जो डॉक्टर हैं जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्होंने भी जूनियर डॉक्टरों को हिमायत देने का ऐलान कर दिया है। मेहताब आलम, जिस तरीके से ये बात उनकी सही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो लिखित में दें, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी डॉक्टर से बात हुई है? क्या कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए पहुंचा है? देखिए, हुकूमत की तरफ से अब नुमाइंदा कोई बात करने के लिए नहीं पहुंचा। इससे पहले 2 दौर की जो मीटिंग हुई मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से बात हुई थी, लेकिन अब जो है जूनियर डॉक्टर चाहते हैं कि उन्हें मेडिकल एजुकेशन वजीर की बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले में वजीर आला
शिवराज सिंह मुदाखलत करें। और उनका कहना है कि हमें वज़ीर आला के फ़ोन का इंतज़ार है। वज़ीर आला जिस वक्त जो है फ़ोन करेंगे, हम बात करेंगे, वो जो भी शर्तें रखेंगे, जिस बुनियाद पे बात करेंगे, हम चाहते हैं कि वज़ीर आला इस मामले पे इंटरवीन करें। वो उनकी नॉलेज में बात आए कि वज़ीर जो है मेडिकल एजुकेशन ने क्या कहा, हमारे मुतालबात क्या हैं, और हम लोग जो मुतालबात कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी मुतालबात नहीं है जो हुकूमत पूरा ना कर सके। क्योंकि कोरोना के कहर में जिस तरह से जो है परमानेंट डॉक्टर काम कर रहे हैं, उसी तरह से जूनियर डॉक्टर भी अपना वर्क कर रहे हैं, और उनका यह हक बनता है कि हुकूमत को उनका काम करना चाहिए। चलिए, तो हुकूमत पर एतमाद करने के मामले पर यह बात अटक रही है, क्योंकि हुकूमत के वादे और दावे तो अलग होते हैं और जमीनी हकीकत अलग होती है। मेहताब आलम, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वहीं दिल्ली में बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हुए। डॉक्टर्स बाबा रामदेव की सफाई से मुतमईन नहीं नजर आ रहे हैं। वाज़ेह हो कि बाबा रामदेव एलोपैथी दवा को हलाकतों की वजह बताई थी। बाद में उन्होंने अपने बयान से माफी भी मांगी थी। रामदेव के खिलाफ यहां दिल्ली में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। मैं इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल में हूं और यहां पर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये सब लोग हैं जो धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आज काम नहीं कर रहे हैं। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें डॉक्टर्स मौजूद हैं और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हैं, वो लोग यहाँ पे ब्लैक डे हेल्थ केयर वर्कर्स के लेकर हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काली पट्टी बांध रखी है। और एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज आप धरने पे हैं बाबा रामदेव के खिलाफ, तो क्या आपके धरने से मरीजों को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। हमने अपने प्रेस रिलीज में बहुत पहले ही बता दिया है कि पेशेंट केयर सर्विसेज बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। और ये जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर जो कल नाइट में ड्यूटी करके आए, 24 घंटे ड्यूटी करके आए, और वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि अब जो रामदेव जी ने स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर्स फर्टिनिटी के खिलाफ, मेडिकल फर्टिनिटी के खिलाफ, वो बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है, और इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। क्या आगे भी इस तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? बिल्कुल, हमारी डिमांड तो आगे भी चलते रहे जब तक वो पब्लिक प्लेस पे, जिस तरह से पब्लिक प्लेस पे उन्होंने डिफेम किया है, डिमोरलाइज किया है हमारे डॉक्टर्स को, उसी तरह उनको पब्लिक प्लेस में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम किसी भी फॉर्म में प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे आगे भी। उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो लेटर गया उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिफिकेशन का क्या मतलब है? वो एक अनपढ़ इंसान कुछ भी बोलकर चला जाता है और हम उसे सुनकर के थोड़ी बैठ जाएंगे। माफ़ी मांगना चाहिए उन्हें। आईएमए को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, एनजीओ है, इसमें सभी डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व नहीं होता। अब वो जब बुरी तरह फंस चुके हैं तो वो किसी न किसी पे क्वेश्चन उठाएंगे ही। कभी अक्षय कुमार को बीच में ले आते हैं और कभी किसी को बीच में ले आते हैं, कभी आईएमए पे क्वेश्चन करते हैं। वो फंस चुके हैं बुरी तरह से, उनको पता है कि उन्होंने बहुत गलत बोला है और उनके खिलाफ एक्शन जरूर आज न कल तो जरूर ही होगा। तो मनीष कुमार साहब कह रहे हैं कि स्वामी रहीमदेव जो हैं अपने कहे बयान को लेकर फंस चुके हैं और आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी तब तक रहेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मुल्क में आज से घरेलू परवाजों के किराए में इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल भी जनवरी महीने में किराए में इजाफा किया गया था। कोरोना के मुश्किल दौर में हुकूमत के इस फैसले से मुसाफिरों में नाराजगी देखी जा रही है। पटना एयरपोर्ट से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे धर्मेंद्र कुमार ने। दूसरी बार वृद्धि की गई है। विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। 10 से 15% तक के विमानों में किरायों में वृद्धि की गई है और अब कह सकते हैं कि जो यहाँ से दिल्ली का भाड़ा 2200 से 2300 रुपया था, तो उसमें 500 से 600 रुपया अधिक लगेंगे यात्रियों को जो दिल्ली जा सकते हैं। और तमाम शहरों में यात्री किराए में इसी तरह से वृद्धि की गई है। हमारे साथ यात्री हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये फैसला कहाँ तक सही है। देखिए, ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में एक तो ऐसे ही महंगाई इतनी बड़ी हुई है, लोगों के जेब के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जामिया मिलिया का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता दें, AISA के जरिए दी गई थी आज शाम 6 बजे मुहिम की कॉल। जामिया मिलिया इस्लामिया में सेमेस्टर इम्तिहान मंसूख करने का मुतालबा, इम्तिहान की मनसूखी की मांग को लेकर ट्विटर पर चलाई जानी थी मुहिम। तो AISA के जरिए ट्विटर पर मुहिम चलाने की
कॉल दी गई थी, जिसके बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जामिया मिलिया का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जामिया मिलिया का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि इम्तिहान की मनसूखी की मांग को लेकर ट्विटर पर मुहिम चलाई जानी थी। जामिया मिलिया इस्लामिया में सेमेस्टर इम्तिहान मंसूख करने का मुतालबा का मामला था। AISA के जरिए कॉल दी गई थी आज शाम 6 बजे मुहिम चलाने की। तो ट्विटर पर अकाउंट मुअत्तल करने के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जामिया मिलिया का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि इम्तिहान की मनसूखी की मांग को लेकर ट्विटर पर आज शाम 6 बजे मुहिम चलाई जानी थी। AISA के जरिए से इस बात की कॉल दी गई थी और जामिया मिलिया इस्लामिया में सेमेस्टर इम्तिहान मंसूख करने का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रौनक लौटने लगी है। ताजरों और कारोबारियों को इसका गम जरूर है कि 1 महीने की तालाबंदी में नुकसान हुआ है। बाजार खुलने पर उन्हें अब नुकसान की भरपाई की उम्मीद बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार को थामने के लिए आंशिक लॉकडाउन लागू करना पड़ा। तकरीबन 1 महीने से कानपुर के तमाम बाजार बंद थे। अब इन बाजारों को खोला जा रहा है। कानपुर में क्योंकि एक्टिव केस का आंकड़ा 600 से कम हो गया है, इसलिए बाजारों को खोलने की अनुमति मिली है। तकरीबन 1 महीने बाद बाजार खुल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग अपनी दुकानों को खोल रहे हैं और इसके बाद साफ सफाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने बाद बाजार खुले हैं। इस वजह से दुकानों की सफाई भी नहीं हो पाई थी और जो लोग व्यापारी हैं उनका कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कि साड़ी का बड़ा कारोबार है। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस दौरान किस तरीके के हालात रहे और इसके अलावा अब जब दुकानें खोली जा रही हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। सर, ये बताइए पहले कि अब दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारियां अभी भी बहुत सारी हैं। कहीं कोरोना फैल ना जाए, तो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। किस तरीके से पालन कराएंगे अपनी दुकान में? सैनिटाइज़र हम लोग रखे हुए हैं। हर कस्टमर को सैनिटाइज जरूर किया जाएगा। चेयर सब सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि हर दुकान में पूरा साफ जो है। एक बार हम लोग सुबह मॉर्निंग को, आज 1 साल होगा विगत का, हम लोग पूर्णतः सैनिटाइज पर ध्यान रखे हुए हैं। और ये एकमात्र बचाव सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी और मास्क, ये तीनों चीज़ों का हमको पालन करना पड़ेगा, तभी कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो आज 1 महीने, कल 3 महीने बंदी का भी हम लोग कगार में पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर इस चीज़ का प्रण लेना चाहिए कि दूरी बनाए रखें और मास्क लगाए रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। ये बताइए, ये जो 1 महीना रहा वो कारोबार के लिए किस तरीके से आप लोगों को कष्टदायी साबित हुआ? कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, लोगों ने नवंबर से सोचा, नवंबर में चलो शादियाँ नहीं हो पा रही है, लोग कोरोना काल में नहीं कर रहे, क्योंकि नवंबर में भी शादियाँ थी और कोरोना के भय से लोगों ने नहीं की थी। सबके शादियाँ मई में ट्रांसफ़र हो गई थी और मई में कोरोना होने से हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और इससे हम लोग बहुत पीछे हो गए। अब क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो सहालग में ही बिकते हैं, जो जैसे कि लहंगे का जो है 80% सेल सहालग में होता है और 20% सेल अदर टाइम होता है, जो हम लोगों के लिए वो चिंता का विषय है। कारोबार में नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन तमाम समझदार व्यापारी इस बात को मानते हैं कि अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो जिस तरीके से 1 महीने की लॉकडाउन झेला है, बंदी झेली है, आने वाले समय में 3 से 4 महीने का भी झेलना पड़ सकता है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान हुकूमत कल से रियासत में मॉडिफाइड लॉकडाउन नाफिज करेगी, जिसके तहत नए रहनुमा खतूत के हिसाब से वीकेंड कर्फ्यू को छोड़कर सुबह 11 बजे से बाजार खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से आवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। गिरते कोरोना के ग्राफ के बाद अब प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ता जा रहा है और कल से राज्य सरकार ने
नई गाइडलाइन के तहत सभी तरह के प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। अभी हम खड़े हैं बीकानेर के फट बाज़ार क्षेत्र में, जहां लगभग पिछले कई दिनों से जो है ये पूरा मार्केट जो है वो बंद रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे किराना की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और इसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से इस बाज़ार को बंद रखा गया था। लेकिन आज से इसको जो है वो वापस खोल दिया गया है और यहाँ पे जो है ए और बी प्लान के तहत दुकानों को खोला जा रहा है। हालांकि अब जो धीरे धीरे जो दुकानदार हैं वो क्योंकि समय होने के बाद अपनी दुकानों को बंद करके घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो इस बाज़ार में है। और यही एक कारण था कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण से जिला स्तर पर इस बाज़ार को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने नई गाइडलाइन के साथ सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दे दी है और जिला कलेक्टर भी अब अधिकारियों के साथ बैठक करके कल से लागू होने वाली नई गाइडलाइन की पालना के लिए मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और कल से सरकार ने जो अनुमति दी है उन सभी व्यवसायियों को खोला जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के साथ साथ जिन सभी चीज़ों को गाइडलाइन में छूट दी गई है उन्हें खोला जाएगा। सरकार की नई गाइडलाइन आई है, उसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो राहत मिलने का काम हो रहा है और लोग यही चाह रहे थे कि जो लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था उसमें कुछ छूट दी जाए, क्योंकि कुछ व्यापार जो है उनको पूरी तरह से बंद करने से व्यापारियों को भी घाटा हो रहा था और उसके चलते सरकार ने जो है वो व्यापारियों की बात सुनते हुए अब मॉडिफाइड लॉकडाउन में सभी तरह के व्यवसायियों को खोलने की छूट दे दी गई है। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों से समझाइश करने के साथ अब दुकानों को बंद करवा रहे हैं और नियमित समय तक ही दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।